हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की खोज चैप्टर 6 का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। विवेकानंद के बारे में हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था। अब हम आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। तो समकालीन थे का मतलब होता है कि उन्हीं के टाइम पीरियड में थे रविंद्रनाथ टैगोर, बट उनके बाद भी उन्होंने काफ़ी कुछ काम किए थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया। मतलब काफ़ी सुधारवादी यानी कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में टैगोर फैमिली ने बहुत ही पार्टिसिपेट किया था अच्छे से। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, पर रविंद्रनाथ का स्थान इन सबसे ऊंचा था और पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। तो ये इतने गजब के एशिया के पहले नोबेल प्राइज़ विनर थे ये। अगर आप लोग को पता है कि किस नॉवल के लिए, किस कविता के लिए, किस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है तो ज़रूर बताइएगा। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता को स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती वे बाहर निकलते और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। तो स्वदेशी मूवमेंट में भी इन्होंने जो 1905 में हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें इनको सर की उपाधि दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वो इन्होंने लौटा दी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था उसने शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया। तो इन्होंने ही शांति निकेतन शुरू करे थे, स्कूल्स थे ये। भारतीय मानस पर उनका प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढ़ियों पर बेहद रहा। मतलब इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों पर। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उनके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेश को दूसरे देशों तक ले जा रहे और उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे। तो ये अंतर्राष्ट्रीयवादी मतलब इंटरनेशनल लीडर, मतलब बाहर की चीज़ों से प्रभावित होते थे, अपने देश की चीज़ों से भी। ये उनका कॉम्बिनेशन चाहते थे कि मतलब बाहर की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम ले लें और उनको एक्सेप्ट करके उन पर काम करें। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर जमे हुए थे और उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे। व्यक्तिवादी थे, इंडिविजुअलिस्टिक थे कि मतलब एक पर्सन को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। फिर भी जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था ना उसको इन्होंने काफ़ी प्रेज़ करी थी, काफ़ी तारीफ़ करी थी। विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता की चेतना के बहुत ज़्यादा, मतलब कि इक्वालिटी होनी चाहिए, हर किसी के पास कल्चरल और अपना हेल्थ का राइट होना चाहिए। तो सबको मतलब अपने अधिकार होने चाहिए हर एक पर्सन को। टैगोर ने भारत की उसी तरह बहुत सेवा की जैसे कि एक दूसरे स्तर पर गांधी ने की थी। अर्थात उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए विवश किया कि वे अपने विचारों के संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्नों पर ध्यान दें। तो कहते हैं कि अपने विचारों से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप उससे ऊपर उठें। आप पूरे देश के बारे में सोचें और अपनी जो विचार है ना, अपने विचार उनका दायरा बढ़ाएं। और ये काम टैगोर ने किया था। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानववादी थे, ह्यूमनिस्ट थे, जो लोगों के बारे में सोचते थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निसंदेह भारत के 2 विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। तो 20वीं सेंचुरी में गांधी और ये टैगोर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे इंडिया की। उनकी समानताओं और विषमताओं में तुलना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब उनके गांधी और टैगोर में जो सिमिलैरिटीज़ थी और जो डिफरेंस थे उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहरा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। तो सर्वहरा मतलब हर किसी का विकास हो, इसलिए ये डेमोक्रेटिक हो गए थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए ये पिक्चर है ना, ये तो गांधी जी हैं, ये तो सबको पता है, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। अब इसमें आगे बताते हैं। गांधी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। तो मतलब गांधी जो हैं वो भारतीय किसान के, हाँ मतलब लोकल
पीजेंट्स के और गरीब लोगों की बात करते थे। ये परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। तो है ना, कर्मठता मतलब अपने कर्म योगी बने रहे, अपने कर्म करते रहो, इस तरीके के प्रतीक थे गांधी और टैगोर। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी, मतलब दुनिया को अपने अपने ढंग से देखते थे और इसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय थे, पूरी तरह से दिल से भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। तो एक तो थे लिटरेचर, जो टैगोर थे वो लिटरेचर को का प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब उसके लीडर थे। और गांधी जी जो हैं वो सोशल लाइफ के, सोशल आइडियाज़ के। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्री एनी बेसेंट का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। तो आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी और राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिज्म की भावना को इंडिया के मिडिल क्लास में बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो बहुत ज़्यादा जाता है एनी बेसेंट को। इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बात करती थी एनी बेसेंट, और नेशनलिज्म के बारे में भी, पॉलिटिक्स के बारे में भी बहुत ही लोगों को जागरूक किया करती थी। उदीयमान मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था और वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था। जो उदीयमान मध्य वर्ग था ना, मतलब जो आगे बढ़ रहा था, उसका झुकाव जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा था। वो किसी रिलीजन की, धर्म की तलाश में नहीं था। वो उसे मतलब मिडिल क्लास को समझाने के लिए एक कल्चरल बेस चाहिए था, कुछ ऐसा उनमें आत्मविश्वास पैदा करना और उस नौराश्य और अपमान के बोध को कम करना। मतलब हमारे देश के लोगों में अंग्रेज़ों ने 100-150 सालों में ऐसा अपमान का बोध डाल दिया था कि भाई तुम तो नीचे हो, इस तरीके की हीन भावना हमारे मन में डाल दी थी। उसको निकालने का काम हमारे देश के नेताओं ने किया, जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था, है ना, हमारे अंदर अपमान का भाव पैदा कर दिया था उन्होंने। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा अन्य लोगों की भी, और उन्हीं के पूर्वजों ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। तो हम जो है आज नहीं, मतलब जैसे कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में शासन कर रहे थे तो उन्होंने हमें इस तरीके से दिखाया कि हम उनसे बहुत ज़्यादा नीचे हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। तो वो सारी की सारी भावनाएं, जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबके मन से हीन भावनाएं, बुरी भावनाएं निकालने का काम हमारे देश के नेताओं ने किया। उनमें से थी एक एनी बेसेंट। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण वे इस विरासत से वंचित नहीं हो सकते। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ सांत्वना दी। तो प्राचीन, जो हम फिर अपनी हिस्ट्री की तरफ जाने लगे कि हिस्ट्री हमारी कितनी ग्लोरियस है, तो हम नीच कैसे हो सकते हैं, हम नीचे कैसे हो सकते हैं इन लोगों से। राम मोहन रॉय, दयानंद, विवेकानंद और अन्य लोगों ने नए विचार धारात्मक आंदोलन चलाए। एक ओर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा से रसपान किया, वहीं दूसरी ओर उनका मानस भारत के प्राचीन मनीषियों और शूरवीरों के विचारों और कार्यों से, उन पुरागाथाओं और परंपराओं से भरा था जिन्हें उन्होंने बचपन से आत्मसात किया था। तो ये जो सारे लीडर्स थे काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, तो इन्होंने इंग्लिश की लैंग्वेज भी पढ़ी थी, उसका लिटरेचर भी पढ़ा था, तो उसकी भी ये तारीफ़ किया करते थे, उससे भी अच्छाई लेते थे। मगर हमारे देश की जो प्राचीन इतिहास रहा है, हमारे देश में बहुत अच्छे नॉवेल्स, पोएम्स लिखी गई हैं, उनसे भी अपनी इंस्पिरेशन ये लिया करते थे। इसमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थीं। वे लोग परंपराओं से भली भांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जो ज़्यादातर लोग हिंदू हो, मुसलमान हो, वो सारी परंपराओं से जुड़ रहे थे जो देश की थी, पर उनको फिर एकदम से लगने लगा कि जो ये आदि धार्मिक परंपराएं हैं, इनसे हमें नहीं जुड़ना होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध है। मतलब जो ये धर्म से रिलेटेड परंपराएं जो चला रखी थी हमारे देश के लीडर्स ने जनरली, जैसे कि बैक टू वेदास और उपनिषदों के बारे में, वेदांत के बारे में बातें करते थे, है ना। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती वेदों के बारे में बातें करते थे। तो मुसलमानों को ये बातें इतनी सही नहीं लगी। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी तरह तलाश की। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफ़गान और मुग़ल युग में पाया, लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह नहीं भर पाई। तो जो मुसलमान थे हमारे देश के, उन्होंने जो अफ़गानिस्तान से, मुग़ल टाइम से जो 1000 साल से लोग आ रहे थे, उन्होंने अपनी हिस्ट्री उनमें देखी।
गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़ें। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया और इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिनसे नया मध्य वर्ग या बुर्जुआ मतलब ऊंचा वर्ग पैदा होता है। तो गदर आंदोलन हुआ था, उसके बाद मतलब क्या हुआ था ना कि जब आंदोलन वगैरह हुए थे तो ब्रिटिश सरकार ना मुसलमानों पर ज़्यादा अत्याचार करती थी एज़ कम्पेयर टू हिंदू। तो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा हीन भावना आने लगी, तो उन्होंने सोचा कि हम करें तो और करें क्या। 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। तो 1857 में बहुत ज़्यादा दमन करने लगे थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे ब्रिटिश मुसलमानों पर 1870 तक आते आते ये चीज़ बदलने लगी और स्थिति सही हो गई। फिर वो मुसलमानों का फेवर करने लगे अंग्रेज़। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी, मतलब वो बैलेंस बनाना चाहते थे। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां को महत्वपूर्ण भूमिका मिली, मतलब सर सैयद अहमद खां की काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही मुसलमानों का उत्थान करने में। उन्हें इस बात का भरोसा था कि ब्रिटिश सत्ता के सहयोग करके ही मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। तो उन्हें सैयद अहमद खान का मानना था कि अगर मुसलमान ब्रिटिश सरकार की सहायता करेंगे तो उनका कद ऊपर उठ जाएगा, मतलब अंग्रेज़ की सहायता अगर मुसलमान करेंगे तो मुसलमानों को फ़ायदा होगा, ऐसा सर सैयद अहमद खान का मानना था। वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेज़ी शिक्षा को स्वीकार कर लें, मतलब अंग्रेज़ जो हैं मतलब सैयद अहमद खान कहते थे कि मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ी जो अच्छे से पढ़ें। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उनका उस पर गहरा प्रभाव था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा सा गया था। तो मतलब नेहरू जी कहते हैं उनके बारे में, सर सैयद अहमद खान के बारे में, कि वो इतने चकाचौंध से थे कि अंग्रेज़ों के लिए वाओ ये तो बड़े अच्छे हैं इस टाइप की, कि वो अपने धर्म को मतलब अपने देश के बारे में थोड़ा गलत सा बोलने लगे थे। सर सैयद उत्साही सुधारक थे और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारकों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। तो सर सैयद अहमद खान थे कि जो मॉडर्न है और जो पुराना इस्लाम है उनके बीच में क्या हो जाए कि मेल सा बैठ जाए। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से वे भयभीत हुए क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। तो जो रिवॉल्यूशन चल रहे थे ना उसके विरोध में थे सर सैयद अहमद खान, क्योंकि उन्हें लगता था अगर वो रिवॉल्यूशन करेंगे तो जो अंग्रेज़ हैं उनका एजुकेशन रिलेटेड जो सर सैयद अहमद खान काम कर रहे हैं अंग्रेज़ उनको साथ नहीं देंगे उसमें। उन्हें यह सहायता ज़रूर मालूम होती थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की और उन्हें नेशनल कांग्रेस से जो उस समय आकार ले रही थी हटाने की कोशिश की। तो अहमद खान जो थे सैयद अहमद खान, इन्होंने कोशिश की कि जो मुसलमान हैं वो इसको कांग्रेस को ना ज्वाइन करें। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की उसका एक घोषित उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। मतलब जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है आज, मतलब उसमें ये था कि वहाँ पे से जो मुसलमान निकले वो ब्रिटिश सरकार के लिए उपयोगी हों, इस तरीके के बच्चे वो बनाना चाहते थे। भारत के मुसलमान ये हो गया। कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे, वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वे उसे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। उन्होंने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अंग्रेज़ों की सहायता और सहयोग चाहते थे। तो वो कांग्रेस का मतलब विरोध करते थे सैयद अहमद खान क्योंकि वो अंग्रेज़ों की सहायता चाहते थे। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कुल मिलाकर मुसलमानों में गदर में हिस्सा नहीं लिया और वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे। तो उन्होंने सैयद अहमद खान जो है ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हमेशा मुसलमान जो हैं वो ब्रिटिश के लिए वफादार रहेंगे। वे किसी रूप में हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि के अलगाववादी नहीं थे। उन्होंने कहा, याद रखो हिंदू और मुसलमान ये सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए हैं, वरना सब लोग चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, जो इस देश में रहते हैं इस दृष्टि से एक ही राष्ट्र के लोग हैं। तो सैयद अहमद खान ये नहीं कहते थे कि हिंदू मुसलमान, वो कहते थे कि भाई सब लोग एक ही देश के लोग हैं, बस आप धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश मत करो, मगर जो पिछड़ा है उसको आगे बढ़ना ज़रूर है। सैयद अहमद खां का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था। उन्होंने शहरी या देहाती आम जनता से संपर्क नहीं किया। तो मतलब सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को, अमीर लोगों पे ही इनका प्रभाव था, गरीब या देहात के लोगों में इनका कोई प्रभाव नहीं था। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेख्य सहयोगी थे। सर सैयद अहमद खान अपने प्रयत्न से इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेज़ी शिक्षा आरंभ हो गई और उनका दिमाग
राजनीतिक आंदोलन से हट गया। तो जो मुसलमान हैं वो राजनीतिक आंदोलन से हट गए और अपना पढ़ाई लिखाई की तरफ, अंग्रेज़ी की तरफ चले गए। एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई और उसने नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। तो एक कॉन्फ्रेंस ही शुरू की गई और उसकी तरफ मुसलमान काफ़ी अट्रैक्ट हुए। यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे उनमें सर सैयद भी शामिल थे। तो मतलब जितने भी मुसलमान थे उनमें से एक सर सैयद अहमद ख़ान भी थे। जो जितने विशिष्ट इम्पोर्टेंट लोग थे, इम्पोर्टेंट मुसलमान थे, उनमें से सैयद अहमद ख़ान भी एक थे। और सभी ने पुरानी परंपरागत शिक्षा पाई थी। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेज़ी का ज्ञान हासिल कर लिया था। नई पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया। तो मतलब फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा पा ली थी, फिर भी इतना कोई इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी उस समय तक नहीं निकल के आई थी। वर्ष 1912 भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। उस साल 2 नए साप्ताहिक निकलने शुरू हुए, उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेज़ी में द कॉमरेड। तो मतलब जो मुस्लिम एडिटर्स थे उन्होंने अपनी पत्रिकाएं सी निकालनी शुरू करी। एक था अल हिलाल उर्दू में और अंग्रेज़ी में द कॉमरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आज़ाद, कांग्रेस के वर्तमान मतलब उस समय होंगे सभापति मतलब प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद ने किया था अल हिलाल का स्टार्ट। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे जो 15 से 20 वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और फ़ारसी के ज्ञान का गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। मतलब 15-16 साल की उम्र में कि उनको अरबी और फ़ारसी का कितना अच्छा ज्ञान है उसके लिए वो काफ़ी फेमस हो गए थे। इसके साथ उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और उस सुधारवादी आंदोलनों के बारे में भी जो वहाँ चल रहे थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों और व्याख्या बुद्धिवादी दृष्टिकोण से की। तो मतलब धर्म ग्रंथ जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे उनकी जो व्याख्या की, उनकी जो एक्सप्लेनेशन की वो काफ़ी लॉजिकल तौर पर करी थी। वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुए थे। उनका दृष्टिकोण अधिक उदार और तर्कसंगत था। काफ़ी रेशनल और उदार थे ये, ज़्यादा कट्टर नहीं थे। इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती, संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में बात कर रहे हैं हम सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। अबुल कलाम आज़ाद की शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी, जो कि ये गो की जो लिखते हैं ना हम उसे ज्यों की लिखते हैं। कभी कभी वह फ़ारसी पृष्ठभूमि के कारण कुछ कठिन प्रतीत होती थी। नए विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावली का प्रयोग किया और उर्दू भाषा जैसी आज है यह रूप देना उनका निश्चित योगदान था। मतलब उन्होंने काफ़ी उर्दू भाषा में अपना योगदान दिया। उनमें मध्ययुगीन पंडिताऊपन, 18वीं शताब्दी की तर्कता और आधुनिक दृष्टिकोण का वैचारिक मेल था। मतलब काफ़ी अच्छा सा इनमें मेल था। अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद अहमद ख़ान से उनके संबंध रहा, मतलब रिलेशन रहे थे आज़ाद के सर सैयद अहमद ख़ान से। लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा अलग थी और राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वे रूढ़िवादी थी। मतलब काफ़ी दकियानूसी और पुराने ख्यालात के विचारधारा थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अब तो काफ़ी बदलाव आए हैं। अपने विद्यार्थियों के सामने वे जो मुख्य लक्ष्य रखते थे वह था निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश करना। तो मतलब अलीगढ़ कॉलेज में लोगों का होता था कि जो निचले दर्जे की सरकारी नौकरी है वहाँ पे घुस जाओ। इसके लिए सरकार समर्थक रवैया अनिवार्य था और राष्ट्रवाद और विद्रोह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था। मतलब वो लीडर बन गया था जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स थे उनका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और कभी कभी प्रकट रूप से पर अधिकतर पर्दे के पीछे से लगभग हर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता था। तो इफेक्ट भी डाल रहा था मुस्लिम रिवॉल्यूशंस पर। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई। मुस्लिम लीग इन्हीं से आई जिसने पाकिस्तान बना दिया बाद में। अबुल कलाम आज़ाद ने इस पुरातनपंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों से प्रसार से किया जिन्हें अलीगढ़ परंपरा की जड़ ही खोद दी। यह युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा की। यद्यपि बुजुर्गों ने उन पर बहुएं चढ़ाई, पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों ने उत्तेजना पैदा की। तो आज़ाद जो थे वो मतलब नेशनलिस्ट थे, वो अपने देश से प्यार करते थे। वो कहते थे कि मुसलमानों को अलग नहीं होना है, वो भाई इसी देश का हिस्सा है और इसी देश के लिए काम करना है। तो तिलक गोखले ये जो है ना, ये आगे का जो पार्ट है, ओह चैप्टर ख़त्म, चलो ये अभी कर लेते हैं फिर तिलक और गोखले के बारे में भी।
तिलक और गोखले, और हमारा चैप्टर यहाँ पे 6 खत्म हो जाएगा। नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग से नेतृत्व सामने आया। जब थोड़ी आगे बढ़ी तो नए नए लीडर सामने आए। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे, मतलब थोड़े रेडिकल थे। बड़ी संख्या के निम्न मध्य वर्ग, विद्यार्थी, युवा लोगों के प्रतिनिधि थे, तो लोगों काफ़ी लोग इनको फॉलो किया करते थे, स्पेशली तिलक को। बंगाल विभाजन, जब बंगाल का विभाजन हुआ, इसके विरोध में शक्तिशाली आंदोलन हुआ। उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर के आए, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था। तो जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा था, उस समय गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक ने लोगों में बहुत उत्तेजना पैदा करी कि भाई ये हमें नहीं होने देना है, और राष्ट्रवाद की भावना लोगों में बढ़ाई। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दाता भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए। तो दोबारा से ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए दादा भाई नौरोजी। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर हुआ, जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सहज भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। तो मतलब 1907 में क्या हुआ था ना, कांग्रेस का बंटवारा हो गया था नरम दल और गरम दल में। नरम दल में दादा भाई नौरोजी और पुराने लोग थे, गरम दल में तिलक जैसे मतलब नए ज़माने के नेता थे। तो लोग तो इन लोगों के साथ थे, तिलक जैसे नेताओं के साथ, बट कांग्रेस का बंटवारा हो गया। कांग्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा फिर अच्छे से काम नहीं कर पाई कुछ सालों तक। 1916 में लखनऊ में दोबारा से ये लोग एक हुए, तब अच्छे से कांग्रेस ने काम करना शुरू किया। कांग्रेस का महत्व कुछ घट गया और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी। जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो उसका मतलब इम्पोर्टेंस कम हो गई और बंगाल में काफ़ी ज़्यादा आंदोलनकारी, क्रांतिकारी चीज़ें उठ के आई। तो ये हमारा चैप्टर 6 सब कंप्लीट हो गया है। 7, 8, 9 अब 3 चैप्टर्स और बचते हैं, फिर भाई हमारी ये बुक हो जाएगी कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।